नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम भूपटल को प्रभावित करने वाले विविध बल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम अंतर्जात और बहिर्जात दो भागों में इनको विभाजित करके अध्ययन प्रारंभ किया था। इससे पहले मैंने आपको भ्रंश वलन के बारे में बताया था। आज हम अंतर्जात बल में ही ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें धरातल के भीतर पिघले हुए सेल पदार्थ की उत्पत्ति, प्रवाह, निक्षेप तथा ठंडा होकर ठोस होने की प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती है। अर्थात ज्वालामुखी में पृथ्वी के धरातल के नीचे से मैग्मा, कंकड़ पत्थर, चट्टान के टुकड़े, ये जितने पदार्थ बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद एक जगह एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद उनके द्वारा जो स्थलाकृति बनती है, उन सभी प्रक्रिया को मिलाकर हम ज्वालामुखी नाम दे सकते हैं। ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखी क्रिया दोनों अलग अलग है। ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र है जिनसे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है, और ज्वालामुखी क्रिया में हम ज्वालामुखी से संबंधित पूरी प्रक्रिया को सम्मिलित करते हैं। ज्वालामुखी प्राय एक गोलाकार छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल, लावा, शैलखंड, ये सभी पदार्थ धरातल के ऊपरी भाग पर निकलकर एकत्रित होते रहते हैं। होम्स महोदय ने ज्वालामुखी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक दरार या छिद्र होता है। कहने का मतलब इसमें या तो लंबी दरार होती है या फिर गोलाकार छिद्र होता है, जिसका संप्रेषण पृथ्वी के अभ्यंतर से होता है, अर्थात उसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। और इस छिद्र या दरार से होकर लावा का प्रवाह, तप्त जल का फंवारा, गैस तथा ज्वालामुखी धूल धरातलीय सतह पर निष्कासित या निकलते रहते हैं। इसी प्रकार होम्स महोदय के समान ही भूगोलवेत्ता थे प्रोफेसर गीकी। उन्होंने भी ज्वालामुखी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ज्वालामुखी एक शंकु आकार पर्वत होता है जिसका संबंध एक नली द्वारा भूगर्भ से होता है, और इस नली से जलवायु, उष्ण गैस, तरल लावा, ठोस, शैलपिंड आदि पदार्थ भूपटल के बाहर निकलते रहते हैं। वास्तव में ज्वालामुखी से निकलने वाली ज्वलनशील गैसों के कारण आग की लपटों का भ्रम हो जाता है। कुछ लोग ज्वालामुखी का अभिप्राय ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमाव से उत्पन्न शंकु आकार पर्वत से लगाते हैं। वास्तव में ज्वालामुखी शंकु या पर्वत तो ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम या उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ज्वालामुखी क्रिया उस विनाशकारी तथा हृदय विदारक घटना या प्रक्रिया से है जिससे भूगर्भ से गर्म गैस, जलवाष्प, लावा, धुआं, राख, ठोस पिंड आदि भयंकर गर्जन के साथ भूपटल पर प्रकट होते रहते हैं। त्रिवार्ता ने भी ज्वालामुखी क्रिया में कहा है कि वे सभी प्रक्रियाएं जिनसे द्रवित सेलें पृथ्वी की गहराई से भूपटल के बाहर निकलती है, ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं गैसों की उत्पत्ति से लेकर उनके ऊपर की ओर अग्रसर होने तथा भूपटल के नीचे प्रविष्ट होने, शीतल एवं ठोस होकर रवेदार, अर्ध रवेदार सेलों के निर्माण तक की सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती है। ज्वालामुखी का उद्गार प्रकृति की एक भयंकर तथा हृदय विदारक घटना है। उद्गार के पूर्व ज्वालामुखी छिद्र से धुआं, राख, जलवाष्प और विविध प्रकार की गैस बादल से संपूर्ण वायुमंडल ढक जाता है। सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, भूकंपन सा प्रतीत होता है। कुछ समय के पश्चात तीव्र गर्जन के साथ शैलखंड और द्रवित सेलें मैग्मा भूपटल के बाहर आते हैं। प्रकृति के इस भयंकर रूप को मनुष्य देवी या प्राकृतिक प्रकोप मानकर इसकी पूजा भी करते आए हैं। जैसे जापान में ज्वालामुखी की पूजा की जाती है। ज्वालामुखी की संरचना। ज्वालामुखी भूपटल का एक गहरा छिद्र या दरार है जिससे होकर भूगर्भ की उष्ण गैस, तरल लावा, ठोस शिलाखंड आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। इस छिद्र या विवर को हम ज्वालामुख कहते हैं। यह कीपाकार होता है। ये जो मानचित्र उसमें बताया गया है, ये जो बीच का मध्य में जो कीपाकार आकृति बनी हुई है एक नली के समान, ये ज्वालामुखी का छिद्र होता है, और इस का संबंध एक नलिका द्वारा भूगर्भ से होता है।
जो लावा या मैग्मा का भंडार होता है। कभी कभी ये ज्वालामुखी बहुत विशाल होता है, इसे कुंड या काल्डेरा कहते हैं। छिद्र से लावा आदि पदार्थ बाहर निकलकर वह जमकर एक ठोस शंकु की रचना करते हैं, जो एक पर्वत सदृश लगता है। अब हमारे को ये एक जिज्ञासा होती है कि ज्वालामुखी आते क्यों है, तो हम इसी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे कि ज्वालामुखी की क्रिया के कारण क्या है। इसके बारे में कई कारण बताए गए हैं। सामान्यतः ज्वालामुखी क्रिया की ये मुख्य छोटे छोटे बिंदु बताए हैं। ज्वालामुखियों का वितरण भूपटल के कमजोर क्षेत्र और भूकंप क्षेत्रों से अधिक संबंधित दिखाई देता है। आइसलैंड और हिमालय के भूकंप क्षेत्र इसके अपवाद है, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। डेली महोदय ने बताया कि ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन में 90 से 95% बेसाल्ट का अंश पाया जाता है। ये शैलें भूगर्भ में पर्याप्त गहराई पर मिलती है और यही ज्वालामुखी लावा का उद्गम स्थान है। ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार में विभिन्न प्रकार के ठोस सेल पिंड भी निकलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज्वालामुखी का उद्गार किसी विशेष प्रकार की सेल परत से संबंधित नहीं है। ज्वालामुखी से निसर्ग तप्त लावा इस बात का सूचक है कि लावा के उद्गम स्थान पर अत्यधिक उच्च तापमान पाए जाते हैं। अतएव ज्वालामुखी की उत्पत्ति मैग्मा के कारण होती है। मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्गार के मुख्य कारण है मैग्मा, गैस तथा जलवाष्प की उत्पत्ति, गैस तथा लावा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह तथा प्लेट विवर्तनिकी। इसका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु है मैग्मा की उत्पत्ति। मैग्मा की उत्पत्ति अत्यधिक ऊंचे तापमान पर सेल के पिघलने से होती है। मैग्मा की उत्पत्ति के लिए भी आवश्यक ऊष्मा के विषय में वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है। उदाहरण के लिए आद्य ऊष्मा। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के आरंभ से ही आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस हुई, किंतु पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी ऊष्मा के कारण बहुत गर्म है। भूपटल के नीचे प्रति 1 किलोमीटर पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की वृद्धि होती रहती है। दूसरा है संवहन ऊष्मा। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एक मत यह भी है कि समस्त विश्व का निर्माण आद्य पदार्थ के छोटे छोटे कणों के मिलने से हुआ है। कालांतर में संघनित पदार्थ से पृथ्वी बनी और पृथ्वी का आकार बढ़ने पर बाहरी भाग का दबाव भीतरी केंद्रीय भाग पर बढ़ता गया, जिसके कारण ऊष्मा का निर्माण हुआ। संकुचन ऊष्मा। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी क्रमशः ठंडी हो रही है, जिसके कारण ये सिकुड़ रही है। इसकी बाहरी परतों का दबाव भीतर की परतों पर बढ़ रहा है तथा साथ ही ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ रही है। रेडियो एक्टिवता। भूपटल के नीचे यूरेनियम, थोरियम आदि अणु सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जिनके विखंडन से अणु सक्रिय परमाणुओं की उत्पत्ति होती है, जिनसे ऊष्मा और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये मैग्मा की उत्पत्ति के मुख्य कारण है। ज्वालामुखी उत्पत्ति का दूसरा कारण है गैस और वाष्प की उत्पत्ति। ज्वालामुखी उद्गार में गैस ही प्रमुख बल होता है। सभी प्रकार की गैसों में 80 से 95% वाष्प होती है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक तथा विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन मैग्मा के महत्वपूर्ण घटक है। वाष्प का आविर्भाव भूमिगत जल के ज्वालामुखी छिद्र या नीचे की तप्त सेलों में पहुंचने के फलस्वरूप होता है। वर्षा का जल रिसकर पृथ्वी के अंदर पहुंचता है, तो वहाँ अत्यधिक ताप के कारण वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार तटवर्ती ज्वालामुखी में सागरीय जल रिसकर नीचे पहुंचता रहता है, जिससे ऊष्मा की उत्पत्ति होती रहती है। तीसरा कारण है गैस तथा लावा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह है। गैस तथा लावा के ऊपर की ओर प्रवाहित होने का भी एक मुख्य कारण ज्वालामुखी उद्गार का है। मैग्मा का उद्गार या मैग्मा का प्रवाह, ऊर्ध्वाधर प्रवाह ऊपरी क्रस्ट में दरार, वलन या भ्रंशन के फलस्वरूप दाब के न्यूनीकरण के कारण कमजोर भूपटलीय भागों से ज्वालामुखी उद्गार के साथ होता है। ज्वालामुखी क्रिया एवं प्लेट विवर्तनिकी, ये भी ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखी क्रिया प्लेटों के विभिन्न किनारों के सहारे मिलता है। ज्वालामुखियों का वितरण प्लेटों के विभिन्न किनारों के सहारे मिलता है। अधिकांश ज्वालामुखियों का संबंध रचनात्मक प्लेट किनारों से है, जो मध्य महासागरीय कटक के निकट मिलते हैं। ऐसे ज्वालामुखियों में थोलेआइट लावा मिलता है, जिसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है। इस लावा का निर्माण मेंटल में
विशेषक गलन द्वारा होता है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखी क्रिया का वितरण संयोगवश न होकर सुनिश्चित प्रणाली के अंतर्गत होता है। वर्तमान सक्रिय ज्वालामुखी की स्थिति से दो तथ्य उभरते हैं। ज्वालामुखी क्रिया भूकंप क्रिया से संबंधित है, जो स्वयं प्लेट सीमाओं से संबंध है, और ज्वालामुखी क्रिया की प्रकृति प्लेट सीमा के प्रकार पर निर्भर करती है। प्लेट विवर्तनिकी और ज्वालामुखी क्रिया के दो प्रकार के संयोग मिलते हैं, एक तो प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी क्रिया तथा अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्रिया। प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार के किनारों पर होती है, रचनात्मक किनारे या प्रतिसारी प्लेट सीमा, और दूसरा विनाशात्मक किनारे या अभिसारी प्लेट सीमा। प्रथम स्थिति में दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती हुई भूकृष्ठीय प्लेट टूटती है और उसके टूटे हुए खंड एक दरार या ब्रंश के सहारे अपसारित होते हैं। दाब घटने से पेरिडोटाइट सेलों का आंशिक रूप से गलन होता है, जिससे बेसाल्ट मैग्मा की उत्पत्ति होती है। द्वितीय स्थिति में जब दो प्लेटें अभिसरण करती है तो एक दूसरे से टकराती है, हल्की परत सघन परत के ऊपर चढ़ जाती है तथा सघन परत मेंटल में डूब जाती है, जहाँ ये गर्म होकर पिघलने लगती है और बेसाल्ट युक्त सागरीय क्रस्ट के आंशिक गलन से उच्च सिलिका युक्त एंडेसाइट मैग्मा उत्पन्न होता है। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्रिया। पूर्वी अफ्रीका की ब्रंश घाटी, हवाई द्वीप, ऑस्ट्रल मार्शल, गिलबर्ट द्वीपों आदि अनेक स्थानों पर ज्वालामुखी क्रिया की व्याख्या फैलती हुई या परस्पर टकराती हुई प्लेटों से नहीं की जा सकती है। उपरोक्त स्थानों पर ज्वालामुखी क्रिया प्लेटों के ही भीतर होती है, यद्यपि ये हल्की और अत्यधिक तीव्र नहीं होती है। इसके भी ये मुख्य दो बिंदु बताए गए हैं। महासागरीय अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्रिया। ये क्रिया प्रशांत महासागर में हवाई, समोआ, गलगपोस तथा ईस्टर द्वीपों में, अटलांटिक महासागर में अजोर्स, मेडीरा, कनारी, सेंट हेलेना, त्रिस्तान दा कूना तथा एशियन द्वीपों में, हिंद महासागर में रियूनियन और मॉरिशस द्वीपों में होती है। इनसे अधिकांश द्वीप बड़े द्वीप समूहों या द्वीपमालाओं के अंग है, अतएव ज्वालामुखी क्रिया का स्वरूप भी सामूहिक प्रकार का है। दूसरा है महाद्वीपीय अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्रिया। ये क्रिया सामान्यतः 30 से 60 किलोमीटर चौड़ी तथा 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतरा महाद्वीपीय ब्रंशों के सहारे होती है। पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी क्रम तथा राइन ग्राबेन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। धन्यवाद।